बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से बिहार की सभी खबर पा सकते हैं, वो भी मात्र 1 मिनट में। उसी खबर को अगर आप यूट्यूब या फेसबुक में देखते हैं तो आपसे 3 मिनट, 4 या 5 मिनट ले लिया जाता है, लेकिन केडीवी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में खबर दिखाई जाती है, जिससे आपकी समय की बचत होगी। कहते हैं कि टाइम इज मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कद्र करते हैं तो आप अभी केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में देख सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां लिखेंगे केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अपना अकाउंट बना लेंगे और पूरे बिहार की खबरों को देखेंगे और खुद से भी खबरों को पोस्ट करेंगे। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में हलचल तेज हो चुकी है। देश भर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। वहीं पर इस चरण के चुनावों से पहले ही मतदाताओं को लुभाने के लिए बिहार में बीजेपी दनादन रैलियां कर रही है। आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने जमुई से चुनावी हुंकार भर दिया है। वहीं पर 72 घंटे के अंदर पीएम मोदी दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम अब नवादा में चुनावी हुंकार भरेंगे। जब पीएम मोदी 7 अप्रैल को नवादा आएंगे, या वहीं पर जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह औरंगाबाद में हुंकार भरेंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह 9 अप्रैल को औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह पहले वे पटना आएंगे, जब फिर वहां से चुनावी सभा के लिए औरंगाबाद जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधन करने के बाद वे फिर से पटना लौटेंगे। पटना में बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बीजेपी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर या फिर गया में चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल बिहार बीजेपी को प्रधानमंत्री की 16 अप्रैल की तिथि तय नहीं मिली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और जल्द ही इन नेताओं की कार्यक्रम तय किए जाएंगे। दोस्तों आखिरकार बिहार में के पाठक की मेहनत रंग लेकर आई है। यह के पाठक का बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का जो सपना है वो अब पूरा हो गया है। दरअसल बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी स्कूल की सूरत बदलने के लिए 3012 करोड़ 85 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। यह राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने के पाठक की बात मानते हुए सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आधारभूत संरचना विकास के लिए 3012 करोड़ 85 लाख रुपए का आवंटन किया है। ये राशि सभी जिलों को जारी की जा रही है। इस पैसे से विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण, भवनों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार, खेल का मैदान तथा खेल परिसर का विकास कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि के पाठक स्कूल की बदहाल व्यवस्था को बदलने की डिमांड बहुत पहले से कर रहे थे। इसके लिए सरकार से फंड की भी डिमांड की गई थी। इसके अलावा विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क, बेंच तथा उपस्कर आदि खरीद की जाएगी। आपको बता दूं कि राज्य योजना मत्स्य शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई गई राशि से विद्यालय में शौचालय का निर्माण, किचन सेट का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, विद्यालय 4 दीवारी का निर्माण एवं मरम्मति कार्य, प्रयोगशाला और फिर विद्यालय कार्यालय का निर्माण कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की पूर्णिया सीट काफी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, जहां इस सीट से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। जहां इनमें उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है। जब बाहुबली और दबंग की छवि वाले पप्पू यादव के खिलाफ अलग अलग थाने में 41 केस लंबित है। वहीं पर 2 मामलों में उन्हें सजा भी हो चुकी है। जहां इन दोनों केसों में पप्पू यादव जमानत पर है। अब पप्पू यादव की संपत्ति के बारे में बात की जाए तो पप्पू यादव की कुल संपत्ति के हल्फनामे के अनुसार उनके पास करीब 1 करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें नगद 31 लाख 30 हजार रुपए है, जब बैंक खाते में करीब 23 लाख रुपए है। इसके अलावा 204 ग्राम सोना भी है, जिसका बाजार मूल्य 12 लाख 26 हजार रुपए है। वहीं पर पप्पू यादव के नाम से पटना के फुलवारी शरीफ में जमीन और मकान भी है, इसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए है। वहीं पर पप्पू यादव की पत्नी राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन की बात करें तो उनके पास करीब 7 करोड़ 45 लाख रुपए की जमीन और मकान है। इसके अलावा नगद 2,77,500 रुपए समेत कुल 90 लाख रुपए उनके पास है। वहीं पर उनके बेटे सार्थक रंजन के नाम से HDFC बैंक में 15,42,857 रुपए हैं, जबकि बेटी प्रकृतिक रंजन के नाम से कोई संपत्ति नहीं है। हल्फनामे के अनुसार पप्पू यादव की उम्र अभी 56 साल है। उन्होंने 1991 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है।
बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार के 5 जिलों में करीब 391 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से 6 आरओबी बनाए जाएंगे। इनमें से पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर और लखीसराय जिले में एक आरओबी का निर्माण होना है। वहीं पर बक्सर जिलों में 2 आरओबी का निर्माण होना है। इन सभी आरओबी का निर्माण करने का मूल मकसद वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना है। जिन स्थानों पर यह आरओबी बनाए जाएंगे उन जगहों पर इस समय रेलवे का लेवल क्रॉसिंग है। ऐसे में ट्रेन गुजरने के समय लेवल क्रॉसिंग पर वाहनों को रुकना पड़ता है। जहां आरओबी बनने के बाद ट्रेन गुजरते समय वाहनों को रुकना नहीं होगा। अब बिहार की सियासत की चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। नेताओं की बयानबाजी तेज हो चुकी है। इस बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इंडिया अलायंस के खिलाफ खुल करके मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन के बारे में हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि इनकी मंशा खराब है। जब उनकी मंशा ये नहीं है कि बेरोजगारी और फिर महंगाई खत्म हो, वे लोग स्वार्थ में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। जब वहीं पर हमारा एनडीए देखिए 1 नंबर वेल एडवांस है। सीट बंटवारे से लेकर के हर चीज क्लियर हो गया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि घमंडिया गठबंधन के लोगों को सिर्फ टेंशन इस बात की है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसके लिए 5 लोग मुंह लपल पाए हुए हैं। घमंडिया गठबंधन में तो पार्टी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी से भिड़ रही है तो फिर वहीं पर सीपीआई वाला सीपीएम से भिड़ रहा है। इन लोगों का कोई भी भविष्य नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्षी दल, दोनों ही खेमे में दल बदल का खेल जारी है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नेता लगातार पाला बदल रहे हैं। खास करके कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की गिरती साख का ही नतीजा है कि दिग्गज नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़ पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की साख दिनों दिन गिरती जा रही है। इंडी गठबंधन के लोग कांग्रेस को तरजीह नहीं दे रहे हैं तो फिर बिहार में ही देख लीजिए, लालू यादव अपने सहयोगी कांग्रेस को ही तरजीह नहीं दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जैसे नेता ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का क्या अस्तित्व रह गया है। पूर्णिया सीट को लेकर के महागठबंधन और पप्पू यादव के बीच मचे घमासान पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि पूर्णिया में एनडीए की जीत तय है, चाहे कोई भी चुनाव लड़े। बिहार के गरीब गुरबा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ है। बिहार एनडीए में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग हैं। ऐसे में कोई भी सीट हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एनडीए बिहार की सभी 40 सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने जा रही है। लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही नेताओं का एक पार्टी को छोड़कर के दूसरे पार्टी के दामन थामने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कई नेता किसी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर कई नेता किसी पार्टी को छोड़ रहे हैं और दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस की वाल्मीकि नगर से नेता हाजी अहमद हुसैन अंसारी बागी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि नगर से राजद को टिकट मिलने से वे नाराज चल रहे थे। दरअसल वाल्मीकि नगर सीट कांग्रेस की जगह आरजेडी के खाते में चली गई है, जबकि बीते वर्षों से यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ती आ रही थी। जब बीते चुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार महज 21,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद भी कांग्रेस की जगह यहां आरजेडी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लिहाजा महागठबंधन में फूट पड़ गया है और फिर उत्तर बिहार के बड़े कांग्रेस नेता हाजी अहमद हुसैन अंसारी जो कि 1972 से बगा कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, फिलहाल बतौर तिरहुत जोन के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष और फिर जिला उपाध्यक्ष के पद पर पार्टी में कार्यरत है। उन्होंने वाल्मीकि नगर से कांग्रेस का हाथ छोड़ करके AIMIM में ओबीसी का दामन थाम लिया है। साथ ही चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दिया है। आपको बता दूं कि हाजी अहमद हुसैन पारंपरिक कांग्रेस की सीट आरजेडी के खाते में जाने से बेहद नाराज हैं और कांग्रेस छोड़कर के अभी AIMIM का दामन थाम लिया है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर के AIMIM का दामन थाम लिया है, लिहाजा अब वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आरजेडी उम्मीदवार के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ जीत की राह मुश्किल नजर आ रही है। नए सर्वे के अनुसार वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में 3,15,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में AIMIM के माध्यम से मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए हाजी अहमद हुसैन तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि अभी चुनाव में काफी समय है, क्योंकि यहाँ छठे चरण में 25 मई को चुनाव होना है। ऐसे में AIMIM यहाँ अल्पसंख्यक वोटरों पर कितना पकड़ बना पाती है ये फिर आने वाले समय ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने का अनुमान बताया जा रहा है, क्योंकि उपविजेता रहे कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार प्रवेश मिश्रा ने जेडीयू के सुनील कुमार कुशवाहा को कड़ी टक्कर देकर के महज 21,000 वोटों से चुनाव हार गए थे, जो भी बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने के मोड में है। दोस्तों, दुनिया पर एक और नई महामारी का खतरा मंडराने लगा है, जहां विशेषज्ञ बर्ड फ्लू महामारी की संभावना जता रहे हैं, जो कि कोविड-19 संकट से कहीं अधिक विनाशकारी हो सकती है। विशेषज्ञों के NH5N1 स्ट्रेन विशेष रूप से गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। हालिया ब्रीफिंग के अनुसार वायरस शोधकर्ताओं ने संकेत दिया है कि H5N1 एक वैश्विक महामारी को ट्रिगर करने के लिए खतरनाक रूप से करीब पहुंच रहा है। इस बारे में अमेरिका व्हाइट हाउस ने कहा है कि वे सक्रिय रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा है।
है। आपको बता दूं कि गाय, बिल्ली और मनुष्य सहित विभिन्न स्तनधारियों में कई H5N1 संक्रमण की खोज के मामले में तात्कालिकता रेखांकित हुई है। ये मनुष्य के बीच अधिक आसानी से फैलने वाले वायरस के उत्परिवर्तन के बारे में चिंता पैदा करती है। जब डेली मेल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मामला टेक्सास में एक डेयरी फार्म कर्मचारी के वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद आया है। जब अमेरिका के 6 राज्यों में गायों के 12 झुंड और फिर टेक्सास में 3 बिल्लियों में संक्रमण की सूचना मिली है जो वायरस के कारण मर गई है। ये खतरनाक वायरस है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2003 में 3 से एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर H5N1 के लिए मृत्यु दर का अनुमान चौंका देने वाला 52% लगाया है। इसके विपरीत कोविड-19 की मृत्यु दर काफी कम है। इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए व्हाइट हाउस और फिर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सतर्क और तैयारी बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। अगर आप भी बेरोजगार हैं और हेल्थ विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दूं कि अगर आप भी इन पदों के लिए संबंधित योग्यता रखते हैं तो फिर आप इसके लिए बेहतरीन अवसर है आपके लिए। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अवसर खुला है। जो भी इन पदों पर नौकरी पाने का मन बना रहे हैं तो फिर उसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल 11 प्लस एनपीए के तहत मंथली सैलरी दी जाएगी, जहां यूपीएससी की इस भर्ती के तहत कुल 26 पदों पर भर्तियां की जाएगी। अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आप यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट से गुरुवार को पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन तो कर लिया। इसके बाद पार्टी ने खुल करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पप्पू यादव को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि उन्हें अपना नामांकन वापस लेना होगा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने आगे कहा कि जो भी वरीय नेता है उन्हें पार्टी की रीति रिवाज नीति का विशेष ध्यान देना चाहिए। निर्दलीय नामांकन के लिए आलाकमान या फिर कांग्रेस नेतृत्व पार्टी के किसी भी नेता को अनुमति नहीं देता है। यह इसे कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। 8 अप्रैल तक नाम वापसी की तिथि है। पप्पू यादव को अपना नामांकन वापस करना होगा। अखिलेश सिंह ने भागलपुर में पार्टी उम्मीदवार अजित शर्मा के नामांकन के बाद बताया है कि महागठबंधन के घटक दल और फिर कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 9 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है। कोई भी निर्दलीय के रूप में नामांकन करता है तो फिर वह कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने पूर्णिया से किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। दोस्तों, जनसुराज यात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार घूम करके लोगों से व्यवस्था बदलने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान वे लालू यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार सियासी बम फोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस बार लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बिहार मॉडल पर हमला बोला है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि पूरे बिहार में लालू जी और फिर नीतीश जी ने एक ही फैक्ट्री लगाई है। इस फैक्ट्री में मजदूर का निर्माण हो रहा है। जवान लड़के को मजदूर बना दो। जब देश के किसी भी राज्य को मजदूर की जरूरत पड़ती है तो फिर लालू नीतीश की इसी फैक्ट्री से उठा करके ले जाते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी का अगर खेत नहीं करता है तो फिर कहता है कि बिहार से मजदूर पकड़ करके ले आओ। ये बिहार की दुर्दशा है। लालू नीतीश ने सामाजिक न्याय के नाम पर यहाँ गरीबी का बंटवारा किया है और कोई भी उद्योग या फिर रोजगार नहीं लगाया है तो फिर सब आदमी मजदूर हो गया है। तो क्या बन गया समता मूलक समाज? ये लालू और नीतीश कुमार का मॉडल है। दोस्तों, बिहार में सेंट्रल बैंक का मैनेजर घूस ले रहा था। घूस लेते हुए 30,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। जी हाँ, आपको बता दूं कि मामला बिहार के दरभंगा जिला का है, जहां सीबीआई पटना की टीम ने बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर थाना क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान बाजार स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की धर्मपुर शाखा के प्रबंधक गुड्डू कुमार रजक को उसके आवास से 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई में पुलिस उपाधीक्षक LK मिश्रा ने बुधवार को बताया है कि शाखा प्रबंधक गुड्डू रजक ने बुधवार सुबह समस्तीपुर जिला के हसनपुर गाँव निवासी नाबार्ड कर्मी रामानंद यादव से 30,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। तभी सीबीआई की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जब मिश्रा ने बताया है कि रामानंद यादव ने ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि जेएलपी के 5 ग्रुप के 12,50,000 रुपए के ऋण की स्वीकृति के लिए शाखा प्रबंधक ने उनसे 10% की दर से 1,25,000 रुपए रिश्वत की मांग की है। सत्यापन में मामला सही पाया। जहां सही पाए जाने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए ब्यूरो में एक धावा दल का गठन किया गया। टीम ने धावा प्रबंधक को सुबह सीधाघाट स्थित उसके आवास से 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
अब की बार 400 पार, ये नारा बीजेपी का है। इस नारे को लेकर के बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जम करके निशाना साधा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन पर्चा भरा जा रहा है, प्रचार शुरू हो चुका है। भाजपा की ओर से अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भाजपा के इस नारे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। जब बिहार के चुनावी परिणाम चौंकाने वाले होंगे, ये आप देखिएगा। अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार की जनता हमेशा वैसे लोगों का साथ देने का काम करती है जो वादा खिलाफी नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ वादा खिलाफी करने का काम किया है। बिहार की जनता ये नहीं भूली है। जब जनता इसको इस बार मजा सिखाने का काम करेगी। वहीं पर पप्पू यादव के द्वारा पूर्णिया नामांकन करने को लेकर के भी कहा कि महागठबंधन ने पूर्णिया लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस को बिहार में जो सीट मिली है, इसका निर्णय आलाकमान ने लिया है। या ऐसे में पूर्णिया से जो उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस उसके साथ है। वहीं पर उनसे जब सवाल पूछा गया है कि पप्पू यादव ने नामांकन किया है, तो इस दौरान कांग्रेस के झंडे का इस्तेमाल किया गया, क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? तो फिर उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। उन्होंने औरंगाबाद सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि वे भी हमारी परंपरागत सीट थी। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया सीट से कांग्रेस नेता पप्पू यादव चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि गुरुवार को उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है। पूर्णिया सीट आरजेडी के कोटे में जाने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह उनसे अपना नाम वापस लेने की को कह रहे हैं। पप्पू यादव ने चुनावी मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया है। इस बीच पप्पू यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे लोगों के सामने भाषण देते हुए रोने लगते हैं। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं और फिर आम लोगों से को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने इस दौरान लालू परिवार पर भी जम करके हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि पिछले 14 दिन से मुझे अपमानित किया जा रहा है, मेरी पार्टी खत्म हो गई। जहाँ इतनी नफरत क्यों है मुझसे? जब कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने कहा था लालू को कि हम आपके बेटे को सीएम बनाएंगे, जहाँ साथ में लड़ेंगे। ये कहते हुए पप्पू यादव भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने इसके बाद खुद को संभालते हुए कहा कि ये आपका बेटा आपका नाम रोशन करेगा। इस क्षेत्र ने बहुत सारे नेता बनाए हैं, इस क्षेत्र ने अब तक नेता पैदा किया था, लेकिन पहली बार मेरे रूप में बेटा पैदा किया है। जब लोगों को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस बेटे को गले लगा लीजिए, जब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेवा करनी है। आपका पूर्णिया पप्पू को अपना खून समझता है। हम लोगों का तिरस्कार किया जाता है, अपमानित करते हैं। मुझे ये गंदी राजनीति नहीं करनी है। दोस्तों, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इस समय काफी सुर्खियों में हैं। जहां उनके चर्चा में आने का विषय उनकी दरियादिली है। खेसारी लाल यादव ने एक ऐसा काम किया है जिसे जानने के बाद हर कोई उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थक रहे हैं। जहां एक्टर खेसारी लाल यादव ने बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 486 नंबर ला करके बिहार में तीसरा स्थान लाने वाली पलक कुमारी को एक लैपटॉप भेंट किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पलक को गोद भी ले लिया है। उन्होंने कहा है कि आज से वे उनकी बेटी है और फिर वे हर चीज में उनका सहयोग करेंगी। खेसारी लाल यादव ने उन्हें ये लैपटॉप खेसारी लाल फाउंडेशन की ओर से दिया है। जहां पलक कुमारी खेसारी लाल यादव के पैतृक गांव धनाडीह की है, जहां उनके पिता का नाम राजेश सिंह है। खेसारी लाल यादव ने पलक को गले से लगा लिया और कहा कि वे उनकी बेटी है और भविष्य में उनकी सहायता करेंगे। खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि पलक ने न सिर्फ हमारे गाँव का नाम रोशन किया है, बल्कि उन्होंने बेटियों के समक्ष एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। हम चाहेंगे कि पलक जैसी सभी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आएं और फिर अपने परिवार के साथ प्रदेश देश और का नाम बढ़ाएं। पलक कुमारी ने उनके गाँव धनाडीह का मान बढ़ा दिया है। जब पलक आगे भविष्य में जो कुछ बनना चाहेंगी, उसमें वे सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने चुनौती दी है और कहा कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के किसी भी गांव में बिना सुरक्षा पैदल चल करके दिखा दीजिए, आपको जमीन पर रह रहे लोगों के अंदर का गुस्सा समझ में आ जाएगा। आपको बता दूं कि जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार सियासी हमला बोलते हुए कहा कि आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके शासनकाल के लिए लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार के किसी गाँव में बिना सुरक्षा और फिर सरकारी अमला के पैदल नहीं चल सकते। आज बिहार में अफसरशाही भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। बिना पैसा दिए एक काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव का शासनकाल अपराधियों का जंगल राज था, तो नीतीश कुमार का शासनकाल अपराधियों का जंगल राज है। बिहार की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि जिन गाँव और फिर पंचायतों में जाने का मौका मिला है, वहाँ पलायन की समस्या बहुत बड़ी है। गाँव में 60% तक नव युवक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल की सबसे बड़ी नाकामी बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना है। जब बिहार में भूमिहीनों की समस्या का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में गरीबी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है बड़ी संख्या में भूमिहीनों का होना। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 58% लोग भूमिहीन है, जबकि देश में भूमिहीनों की संख्या 38% है, यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है।
दोस्तों, बिहार में गर्मी का कहर शुरू हो चुका है और आपदा प्रबंधन विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभागों को इसको लेकर के पत्र भेज दिया है। लोगों से भीषण गर्मी और फिर हीट वेव को लेकर के सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूलों का संचालन करने की अपील की है। जब विभाग ने सभी बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से अपील की है कि वे स्कूलों का संचालन को लेकर के परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने यह अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन ने यह भी कहा कि स्कूलों की टाइमिंग ना बदले तो समय से पहले स्कूलों में गर्मी की छुट्टी दे दी जाए। आपदा विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि शिक्षा विभाग चाहे तो स्कूल को अल्प अवधि के लिए भी बंद कर सकता है। आपको बता दूं कि इस बीच बिहार में लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच बिहार में स्कूलों की टाइमिंग का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो रहा है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हाँ, ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सालों पुराने एक मामले में उन्हें उनके खिलाफ अस्थायी वारंट, गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये वारंट आर्म्स एक्ट में जारी किया गया है। इस केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया था। उस वक्त पुलिस की जांच में सामने आया था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर के आर्म्स डीलर से हथियार खरीदे। इसके साथ ही पुलिस को यह भी पता चला है कि खरीदे गए हथियार को कई जगहों पर सप्लाई किया जा रहा है। उनके खिलाफ ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में तब ट्रांसफर किया गया जब कोर्ट को ये यकीन हो गया है कि दस्तावेज में दर्ज लालू प्रसाद यादव के पूर्व मुख्यमंत्री और फिर पूर्व मंत्री हैं। दोस्तों, सीमांचल की हृदय स्थली पूर्णिया में इंडिया गठबंधन की गाड़ी अभी से ही बेपटरी हो गई है। जहां हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव के बगावती तेवर की गूंज पटना और दिल्ली में हलचल मचा दी है। जब पूर्णिया सीट राजद के कोटे में जाने के बाद से ही पप्पू यादव लगातार यही से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़िग थे और आखिरकार उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया। इस स्थिति के लिए पप्पू यादव ने पूरी तरह आरजेडी को जिम्मेदार ठहराते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तक पर दगाद करने का आरोप लगा दिया है। इसके इस पंच से इंडिया गठबंधन का गणित यहाँ पूरी तरीके से फंस गया है। इधर एआईएमआईएम ने इंडिया गठबंधन में मचे इस घमासान पर बड़ा दांव खेल दिया है और यहाँ से अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। ये स्थिति भी यहाँ राजद प्रत्याशी के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल में अन्य सीटों की तरह यहाँ भी मुस्लिम वोट बैंक इंडिया गठबंधन का आधार माना जाता रहा है। राजद के लिए माई समीकरण अभी भी रीढ़ है। इधर पूर्व सांसद पप्पू यादव इसी आधार वोट बैंक के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनने के प्रति आश्वस्त थे। इस बीच ये सीट राजद के हिस्से में चली गई और फिर अब पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। इससे इंडिया गठबंधन की गणित पूरी तरीके से बिगड़ गई है। जब माना जा रहा है कि इस संभावनाओं के चलते ही एक दिन पूर्व राजद प्रत्याशी के नामांकन में खुद तेजस्वी यादव भी यहाँ पहुंचे थे। दरअसल पप्पू यादव तीन बार ये सांसद चुने जा चुके हैं यहाँ से, जहाँ इनमें से 2 बार वे निर्दलीय ही चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इसका अहम कारण इस आधार वोट बैंक के साथ साथ अन्य वर्गों में उनकी पकड़ को मजबूत माना जाता था। वह पहली बार यहाँ 1991 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही चुनाव जीते थे। सन 1996 में वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर जरूर चुनाव लड़े, लेकिन सपा के यहाँ जमीनी पकड़ नहीं के बराबर थी। ऐसे में अघोषित निर्दलीय के रूप में ही उन्हें यहाँ जीत मिली। जब तीसरी बार 1999 के चुनाव में भी वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में सफल रहे थे। यहाँ सीमांचल में एआईएमआईएम की एंट्री और राजद कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बन चुकी है। जब बीते विधानसभा चुनाव में ओबीसी की पार्टी से 4 विधायक चुने गए थे और फिर इसमें से 3 अब आरजेडी में है। इस 30 को निकालने के लिए भी असदुद्दीन ओवैसी द्वारा यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारे जाने की बात को जोर करके देखा जा रहा है। दोस्तों, क्या भाजपा संविधान को खत्म करने वाली है? जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो फिर भाजपा संविधान को खत्म कर देगी। जी हाँ, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ही बदलने वाली नीयत रखने का आरोप भी लगाया है। दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो भाजपा की एक सांगठनिक बैठक का है, जिसमें भाजपा सरकार के मंत्री प्रेम कुमार की मौजूदगी में संविधान बदलने की बात कही जा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, इस मामले में यूपी के पूर्व सीएम और मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी यादव का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया है, जो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रेम कुमार एवं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता की उपस्थिति में बीजेपी के वरिष्ठ नेता संविधान बदलने की कसम खा रहे हैं।
हैं। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित सभी दलित, वंचित, अपेक्षित और फिर आदिवासियों में से घृणा करने वाले भाजपाई एक खतरनाक साजिश के तहत संविधान बदलने के साथ साथ लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों, नौकरियों और शिक्षा और फिर आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। जागो देशवासियों, जागो। आपको बता दूं कि राजद और कांग्रेस के नेता पहले से ही बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते रहे हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने यही शिगुफा छोड़ करके चुनाव के नतीजे बदल दिए थे। तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई की एक सभा में आरक्षण पर चर्चा की और फिर समीक्षा की बात कही थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने इस बात को चुनावी हथकंडा बना लिया था और लालू ने कमंडल बनाम मंडल की रणनीति का ऐलान कर दिया। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और ये निशाना शायराना अंदाज में साधा है। आपको बता दो कि उन्होंने मोदी सरकार को झूठ का दरबार बताते हुए कहा है कि जनता ने ठाना है मोदी सरकार का झूठ मिटाना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कविता के अंदाज में लिखा है कि झूठ का अंबार मोदी सरकार, झूठ का दरबार मोदी सरकार, झूठ का भंडार मोदी सरकार, झूठ का व्यापार मोदी सरकार, झूठ की बयार मोदी सरकार, झूठ की बहार मोदी सरकार, झूठ की कतार मोदी सरकार। उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा है कि मोदी सरकार का झूठ शानदार, जानदार, जोरदार, लगातार, जबरदस्त, वजनदार और बारंबार है। जब मोदी सरकार को घेरते हुए लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा कि नौकरी पर झूठ, इतिहास पर झूठ, विकास पर झूठ, वादों और इरादों में झूठ, हर जगह, हर बात, हर सोच विचार में झूठ, 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 इधर झूठ, उधर झूठ, दाएं झूठ, बाएं झूठ, पीछे झूठ, आगे झूठ, परिवारवाद पर झूठ, भ्रष्टाचार पर झूठ, बंदा भाजपा में आए तो फिर राजनीतिक धंधा, विपक्ष में है तो फिर वे गंदा, वे भी झूठ। उन्होंने अंत में लिखा कि जनता ने ठाना है मोदी सरकार का झूठ मिटाना है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर के निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि एक लालू यादव है जो परिवारवाद से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें अपने ही परिवार में कोई भी भावी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और फिर अन्य सम्मानित पद नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया है और न ही उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में आने को कहा, जबकि लालू प्रसाद यादव के बेटे से कहीं ज्यादा लायक नीतीश कुमार के बेटे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा है कि पीएम के 4 भाई हैं, लेकिन कभी भी किसी को पीएम मोदी ने राजनीति में शामिल नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आज कोई मुखिया बन जाता है तो फिर कोई किसी के पास गाड़ी होती है, बैंक बैलेंस होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के पास अपना कोई भी बैंक बैलेंस नहीं है और ना ही कोई गाड़ी है। यहाँ सही मायने में उन्होंने सिर्फ देश के लिए काम किया है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। खबर बिहार के गया जिला से सामने आई है। गया में गुरुवार की रात एक शादीशुदा प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। इस दौरान प्रेमिका के परिवार वालों से उसे पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर की पिटाई कर दी। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जब फिर प्रेमी की पत्नी को मौके पर बुला लिया गया। जब मामले को लेकर के शुक्रवार को ग्रामीणों और फिर परिवार वालों ने प्रेमी प्रेमिका की मंदिर में शादी करा दी गई। पति का कहना है कि अगर हम 100 कमाएंगे तो 75 दिनों पत्नी को मिला करके देंगे और फिर 25 रुपए हम रखेंगे। जब प्रेमी के 3 बच्चे हैं, वहीं पर प्रेमी की पत्नी का कहना था कि हम उस लड़की यानी कि प्रेमिका की शादी अपने मायके में करवा देंगे या कहीं और भी करवा देंगे, लेकिन मेरे पति से नहीं। वहीं पर प्रेमिका के घर वालों का कहना था कि शादी करके इसको अपने साथ प्रेमी ले जाए। यह मामला गया जिला के नीमचक बथानी अनुमंडल अंतर्गत अतरी थाना क्षेत्र के मनिहार गाँव का है। दोस्तों, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी महागठबंधन में फिर से शामिल हो गए हैं। आरजेडी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की गई। आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें मुकेश सहनी को दी है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने गोपालगंज, झंझारपुर और मोतीहारी सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को देने की घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुकेश सहनी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। यह लोगों की आवाज, उनकी समस्याओं को उठाने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से भाजपा ने उनके दल को तोड़ने की घोषणा की, उसे सबने देखा। बताया जाता है कि मुकेश सहनी ने शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी, जहां दोनों में 1.5 घंटे तक चली मीटिंग चली। इसके बाद महागठबंधन में शामिल होने पर सहमति बनी। मुकेश सहनी निषाद जाति से आते हैं। जाति गणना में निषादों की आबादी 2.60% है। इसके बाद मुकेश सहनी 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के ही हिस्सा थे, जहां उन्हें 3 सीटें मिली थी। मुकेश सहनी ने खगड़िया लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए थे। अन्य 2 सीटें भी हार गए थे।
दोस्तों, जदयू विधायक और बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे मुन्ना हजारी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। महेश्वर हजारी बिहार सरकार में मंत्री है और जदयू के नेता है। आज महेश्वर हजारी जदयू को छोड़ करके टाटा बाय बाय करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जब आपको बता दूं कि बेटे के कांग्रेस में शामिल होने पर महेश्वर हजारी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे बेटे के राजनीतिक फैसले पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वह अब बड़ा हो गया है, वह अपना फैसला खुद ले सकता है। जहां तक मेरी बात है, मैं पूरी तरीके से निष्ठा से जदयू और फिर नीतीश कुमार के साथ हूं। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं बखूबी निभा रहा हूं। दोस्तों, पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन एक बार फिर से पप्पू यादव के समर्थन में आ गए हैं। आनंद मोहन ने लालू फैमिली और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है। आनंद मोहन ने आज शिवहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने पप्पू यादव के कैरियर को बर्बाद किया है। कांग्रेस को पप्पू यादव के मुद्दे पर स्टैंड लेने की जरूरत थी, जहां उसकी पार्टी तक को विलय कर लिया गया। जहां वहीं पर लालू परिवार पर निशाना साधते हुए आनंद मोहन ने कहा कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार में युवा नेतृत्व कोई उभरे। फिलहाल इलेक्शन लाइव के लिए आनंद मोहन ने पप्पू यादव का समर्थन किया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अब बिहार आ रहे हैं। जब आपको बता दूं कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए थे, जमुई आए हुए थे, लेकिन अब 7 अप्रैल को एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहयोगी पार्टी और एनडीए के घटक दलों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। नीतीश 7 अप्रैल को नवादा में पीएम मोदी के साथ रैली करेंगे। इसके बाद 9 अप्रैल को गया लोकसभा सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए रोड शो करेंगे। यहाँ वे मांझी के लिए चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में के शीतकालीन सत्र के दौरान कहा था कि मांझी मेरी मूर्खता की वजह से मुख्यमंत्री बने थे। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, अब एनडीए की है। आपको बता दो कि बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। जब मांझी आरक्षण की समीक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तभी सीएम नीतीश कुमार ने बीच में ही टोका और कहा कि मेरी मूर्खता से ही मुख्यमंत्री बने थे, इसे राज्यपाल बनाने की चाहत है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायकों की ओर से इशारा करते हुए कहा कि इसे गवर्नर क्यों नहीं बना देते हैं। मांझी ने भी सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे थे, इशारों पर नहीं चला सके तो फिर हटा दिया गया। लेकिन अब वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जीतन राम मांझी को चुनाव जिताने के लिए प्रचार करेंगे। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में बीते रात घर के बाहर लगी बाइक को चोर उड़ा ले गए। चोर 2 की संख्या में बाइक चोरी की इस वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। वहीं पर बाइक चोरी करके भाग रहे चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जहां घटना को लेकर के पीड़ित ने स्थानीय थाने में पहुंच करके लिखित शिकायत की है। वहीं पर लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पीड़ित की पहचान खजांची थाना क्षेत्र के सुभाष नगर मोहल्ला निवासी ओम परिहार के रूप में हुई है। खबर अररिया से सामने आई है। आपको बता दें कि अररिया में इन दिनों लोगों को रील बनाने का जबरदस्त चस्का लग गया है। रील बनाने में बच्चे से लेकर के युवा और फिर बुजुर्ग तक पीछे नहीं है। जहां मौका मिलता है फटाफट रील बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। कोई बाइक पर हथियार लेकर के रील बनाते हुए नजर आ रहा है, तो फिर कोई पुलिस लिखी हुई गाड़ी पर रील बनाना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसा एक वीडियो गुरुवार देर शाम से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वायरल वीडियो अररिया जिला मुख्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो में 2 युवक अररिया पुलिस लिखी गाड़ी में बैठ करके रील बना रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि 2 युवक अररिया पुलिस लिखी बोलेरो वाहन की ड्राइविंग सीट पर बैठ करके वो बाहर निकलता है और फिर बैकग्राउंड में एक भोजपुरी सॉन्ग बजा रहता है। वहीं पर वायरल वीडियो को गौर से देखने के बाद आईडी खंगालने पर दोनों युवक जिला मुख्यालय निवासी अमर राजपूत और रवि कुमार सिंह बताया जा रहा है, जिसमें दोनों युवक द्वारा नगर थाना क्षेत्र की महादेव चौक पर पुलिस की गाड़ी बोलेरो वाहन की चालक सीट से बड़े रौब के साथ उतरते हुए भोजपुरी गाना पर रील बनाता हुआ दिख रहा है। वीडियो को देखने से जहां पुलिस वाहन का मजाक बनते देखा जा रहा है, तो फिर वहीं पर दोनों युवक प्रशासन को अपने पीछे घुमाने की विवाद बता रहे हैं। इधर पुलिस की गाड़ी का उपयोग करके रील बनाया जा गया, तो फिर वहीं पर इस कारण रील को सोशल मीडिया पर लोड होते ही हरकत मच गया। खबर बिहार के भागलपुर से सामने आई है। भागलपुर के नवगछिया में 18 साल की लड़की ने कट्टे के साथ टशन बनाने के लिए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तस्वीर इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालते ही वायरल हो गई। इधर पुलिस को सूचना मिलते ही छानबीन शुरू कर दी गई। जब लड़की तो नहीं मिली, लेकिन गुरुवार की देर शाम उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके घर से एक देसी कट्टा भी मिला है। यह घटना परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर की है। आरोपी लड़की अभी फरार है। नवगछिया की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। यह लड़की की पहचान जगतपुर निवासी वेदानंद यादव की बेटी साक्षी कुमारी के रूप में हुई है। साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर देसी कट्टा के साथ अपनी तस्वीर लगाकर के टशन बनाने का प्रयास करते हुए फोटो डाली थी। जब ग्रामीणों ने इसकी तस्वीर को देखा तो फिर पूरे गांव में चर्चा का बाजार गर्म हो गया।
दोस्तों, किशनगंज लोकसभा में हैट्रिक लगा चुके कांग्रेस इस बार चौथी जीत की आस में मैदान में है। जय एनडीए और फिर एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी बेहतर फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने पक्ष में मोड़ने को बेताब हैं। इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर है, जब मतदाता भी अभी खुल करके कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। जब वोटर का मौजूदा मिजाज प्रत्येक प्रत्याशी की बेताबी को और हवा देने जैसा ही है। इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे अलग हवा चुनाव से एक दिन पहले बहती है। हालांकि अब मतदान में 22 दिन बचे हैं, नामांकन खत्म हो गया है। अब प्रत्याशी मैदान में पूरी ताकत से उतर चुके हैं, जहां कान फारू प्रचार तंत्र भी अब चुनावी माहौल में गर्माहट पैदा करेगा। अधिक से अधिक मतदान के लिए जिला प्रशासन भी विभिन्न स्तरों पर प्रचार करने जा रहा है। जब यहाँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। आपको बता दूं कि किशनगंज का इलाका सुरजापुरी के नाम से जाना जाता है, भाषा भी सुरजापुरी है, अधिकतर मतदाता भी सुरजापुरी है। जब तीनों मुख्य प्रत्याशी भी इसी जमात के हैं, यानी कि सुरजापुरी से हैं। क्षेत्र में लगभग 68% मतदाता मुस्लिम है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल मुस्लिम उम्मीदवार ही मैदान में उतारते हैं। यहाँ चुनावी बहस विकास से शुरू होती है और अंत में जज्बात पर वोटिंग होती है। जब वैसे अभी वोटर सभी प्रत्याशियों का जयकारा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला की सीन दिख रही है। इस संसदीय क्षेत्र में वोटरों के मिजाज में गजब का स्विंग दिखता है। 2004 के चुनाव में आरजेडी के तस्लीमुद्दीन ये सीट 51% वोट पाकर के जीते थे। उन्होंने भाजपा के शाहनवाज हुसैन को हराया था। जहाँ परिसीमन बाद हुए 2009 के चुनाव में तस्लीमुद्दीन के वोट 32% घट गए। तब कांग्रेस जीती, उसे 38% वोट मिला। 2014 में कांग्रेस का वोट 15% बढ़कर के 53% हो गया और 2019 में ये कांग्रेस का वोट 19% घट गया।